हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट हो या आपकी सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, इन्वेस्टिगेटर हो, इसके अलावा भी अन्य एसआई है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और जितना मेरा सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य से मैं आप सभी लोगों के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रयोगशाला सहायक के लिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अंतर्गत तरंग गति के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो है लास्ट टॉपिक कवर करा था तरंग के आयाम एवं उसकी जो तीव्रता होती है उसके बीच में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं तरंगों के अध्यारोपण के बारे में, यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन मैंने कवर करवाया है वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये जो सुपर इम्पोजिशन होता है, इसके बारे में आपने सुना होगा या फिर थोड़ी सी जानकारी वहाँ मैंने दी थी। और अब जो है और ज़्यादा डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों में कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आप लोगों को अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या राजस्थान जीके से या जो नए अभी थोड़े से पोर्शन जोड़े गए हैं, जैसे साइकोलॉजी है, वर्ल्ड और इंडिया का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, करंट अफेयर है, तो आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत कब बदलेगी आपको भी नहीं पता। हो सकता है कि आप लोग जो है जिस सब्जेक्ट में वीक है वो सब्जेक्ट इतना इजी आ जाए कि आप वहाँ उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएं, और जो टफ आए वो आपको आते हो, कितना फिर मज़ा आ जाए हैं। तो बदल सकती है किस्मत कभी भी, हमें तो केवल तैयारी और मेहनत पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, सुपर पोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो आप टॉपिक डालिए अब। तो आप सभी लोगों ने टॉपिक डाल दिया होगा। तरंगों का अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे कि ये जो सुपरपोजिशन है, अध्यारोपण है, ये होता क्या है। तो आप लिखिए, फिर इसको हम डायग्राम के माध्यम से और समझेंगे। किसी कण पर एक ही समय पर एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा तरंगों के आरोपित यानी एक दूसरे के ऊपर आना या आरोप हो जाना, या आरोप लगाना मतलब क्या कहते हैं, हम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो उस टाइप से एक दूसरे के ऊपर आ जाना। ठीक है, आरोपित होने को तरंगों का अध्यारोपण कहा जाता है, समझ में आ गई बात। तो किसी भी कण के ऊपर एक ही समय पर एक से अधिक अगर तरंगे जो है वो आरोपित हो रही है, तो हम उसे कहते हैं तरंगों का अध्यारोपण। क्या कहते हैं? तरंगों का अध्यारोपण। अब ये तरंगे जो है इनका अध्यारोपण किस प्रकार से होता है वो देखिए आप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे हम। कि सपोज करिए ये जो है मैं वेव्स बना रहा हूँ कुछ आपके सामने। ठीक है, आप अभी केवल डायग्राम देखेंगे या ऐसे जा रही हो। ठीक है, इनकी डायरेक्शंस क्या है, जैसे एक ये ऐसे जा रही थी, एक वेव ऐसे आई। ठीक है, या ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे आ गई। ये विपरीत फेज में भी तो हो सकती है भाई। ठीक है, चलो दूसरा डायग्राम, फिर मैं ये डायग्राम बताऊंगा कि इनका मीनिंग क्या है।
ये एक ऐसे, दूसरा ऐसे, ठीक है, और इधर ये और ये ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड आपके डायग्राम बना सकते हैं अपन इस टाइप से, ठीक, जो कि ऐसे मिली हो कि भाई ये वेव इधर गई हो और ये वेव ऐसे आई हो, तो ऐसे मिल के ऐसे बन सकती है, ठीक है। चलो और क्या हो सकता है इसी के अंदर, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ये ऐसे यूँ जाए, कैसे, ये वेव यूँ जा रही हो और इधर से एक वेव यूँ आई हो, ठीक है। चलो और चौथी वेव कैसे जा सकती है, तो ये यूँ गई हो और यूँ, ठीक है, और ये जो उसके ऊपर से होकर ऐसे जा रही हो, ठीक है। चलो और इधर इसका डायग्राम कैसा आ जाएगा कि ये ऐसे जा रही हो और ये इधर से ऐसे जा रही हो, ठीक है। और इधर आ जाएगा फिफ्थ डायग्राम, और फिफ्थ डायग्राम हो जाएगा अपने ये और ये, ठीक है। ये जा रही है ऐसे, ये जा रही है ऐसे, इसमें क्या हो जाएगा, ये जा रही है ऐसे, ये जा रही है ऐसे। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, जैसे पहली वाली वेव है उसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर ये तरंग तो जा रही थी ऐसे और ये तरंग आ रही थी ऐसे, तो दो विपरीत तरंगें अगर आ रही है और दोनों को अगर अध्यारोपित किया जाए तो इस प्रकार का हम डायग्राम देख सकते हैं, या इस टाइप का कि एक ऐसे वेव जा रही है एक ऐसे आ रही है, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है, ठीक है। अब ये दूर दूर थी, अब ये भाई चलते चलते आगे भी तो आएगी, ये इधर जाएगी जिस तरफ एरो है और इसका एरो इस तरफ है तो ये इस साइड आएगी, ये आते आते एक जगह पर ऐसे मिलती हुई भी तो दिखाई देगी, हमें मिलती हुई दिखाई देगी या नहीं देगी, देगी मिलती हुई दिखाई, बिल्कुल ये मिलती हुई दिखाई देगी। फिर ये मिलते मिलते एक टाइप से ऐसा भी तो होगा कि भाई ये वेव ऐसे नीचे आ जाए और ये ऐसे ऊपर होके जा रही हो, मतलब इस टाइप का डायग्राम, ठीक है। और इसी में फिर क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जाएगा ऐसे होके ऊपर, ये वाला पोर्शन ऐसे होके आएगा नीचे, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से एक झुंड, ठीक है। और उस झुंड में से फिर ये पास हो जाएगी ऐसे वेव, और फिर ये एक दूसरे के ऊपर आ गई तो ऐसा डायग्राम, और इधर आते आते क्या बन गया, ये एक इधर जा रही है एक नीचे होके जा रही है, ठीक है। और फाइनल में पता चला कि जो दोनों वेव्स हमारी आ रही थी, देखो यहाँ पर एक यूँ जा रही थी एक यूँ जा रही थी, वो दोनों फाइनल में एक जाएगी इधर, जो इधर जा रही थी वो उधर, इधर वाली उधर, या इधर वाली इधर, या इधर डायरेक्शन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो, ठीक है। ये जो देखो इसके अंदर मैंने जो डायग्राम बनाए हैं उसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये इधर वाला, ये है किसका, जब समान कला में, समान कला में, यहाँ लिख सकते हैं तरंगे समान कला में, और यहाँ क्या है, जब तरंगे विपरीत कला में है, ठीक है, विपरीत कला में। ये दिख रहा है, एक वेव यू जा रही है एक यू जा रही है, देखो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, यहाँ फेज डिफरेंस नहीं है, तो ये समान कला में है, ये विपरीत कलाओं में है। तो हमने देखा कि दो वेव्स जब अध्यारोपित हो रही है तो कैसे हो रही थी, देखो अध्यारोपित हो रही थी तब ऐसे आ रही थी, फिर ये दोनों मिलते ही ये ऐसी बनी, ऐसी बन के ये ऐसी बनी, और फाइनल में जाके ऐसी बनी। और उसकी जगह जब विपरीत कला में थी तो एक यूँ जा रही थी एक यूँ जा रही थी, ये दोनों मिलके ऐसी बन गई, ये मिलके ऐसे डायग्राम आया, ऐसा आया, और अल्टीमेटली फिर ये दोनों वेव्स अलग अलग ट्रैवल होने लगी। तो आपको इस अध्यारोपित के अंदर क्या समझना है, इस अध्यारोपण के अंदर क्या होता है कि दो वेव्स जो है उनका एक कण पर ही, एक ही समय पर एक कण के ऊपर एक से अधिक जब तरंगें आरोपित होती है तो उन्हें हम कहते हैं तरंगों का अध्यारोपण। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकली कि भाई इसमें जब दो वेव्स मिल रही है तो हमें क्या बेनिफिट है, या जब इनका एम्पलीट्यूड है वो कितना चेंज होगा, इनका फेज है वो कितना चेंज होगा, क्योंकि वो चीज़ हमसे एग्जाम में पूछी जानी है और वो चीज़ हमारे काम में आने वाली
है और उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने देखा हो तो पी वाला एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था जब डिस्कस कर रहे थे तब। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या हो जाता है, विस्थापन जो होता है उसका सदिश योग हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने दो वेव्स अलग अलग ले रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल कहें या कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, दो वेव्स कैसे मिलती है, दो आप ये कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक में वेव जो इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसकी जो इक्वेशंस होती है उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, और उनका बाद में जब हम जोड़ देते हैं दो वेव्स को तो उनका रिजल्टेंट जो है हम कह सकते हैं, या उनका जो परिणामी आयाम है वो क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक वेव की इक्वेशन है, सपोज करिए y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा। एक है y2 बराबर बी साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। तो हमें पता चल गया एक इक्वेशन है y1 जिसकी एम्पलीट्यूड कितना है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव उसका फेज है, ऐसे यहाँ पर है बी साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए आपको सबसे पहले बता दूँ इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, मतलब इन दोनों का अगर हम परिणामी सदिश की बात करें या परिणामी आयाम की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा रिजल्टेंट यानी आर स्क्वायर, तो उसके बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा ए प्लस बी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, क्या आ गई ए प्लस बी हो जाएगा। समझ में आ गई, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये तो कब है, जब ए और बी, अरे भाई ए प्लस बी तो कब आएगी कंडीशन, जब हमारा क्या हो आर मैक्सिमम, क्या हो मैक्सिमम। जब हमारे आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाए, आर मिनिमम की बात की जा रही हो तब हम क्या करेंगे, तो जब आर मिनिमम की बात की जा रही है तो हमारे पास में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि आर स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आर मिनिमम बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो आपको आर मैक्सिमम यानी कि जो दो वेव्स हैं उन दोनों वेव्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, और जब वो आपके मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो कितना हो सकता है, ये हमने निकालना सीख लिया है। अब ये कब होगा, तो ये देखिए यहाँ पर कंडीशन है, ये कब होगा, जब हमारे पास कॉस बीटा माइनस एल्फा बराबर 1 आ रहा है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो बता देता हूँ मैं क्या है ये। बेसिकली इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसके अंदर दो वेव्स थी y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा और एक थी y2 बराबर बी साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। ठीक है, अब ये दो वेव्स है, ये दोनों वेव्स अगर अध्यारोपित हो रही है तो इनका अगर आपका जो फेज़ है उनका डिफरेंस निकाल कर हम कॉस की वैल्यू निकालें और वो अगर 1 आ रही है तो हम ये कहेंगे कि ये समान कला में है। किस में है, समान कला में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब बीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू 2n पाई आ रहा है तो ये कंडीशन होगी, तो ये दोनों किस में गिनी जाएगी, समान कला में। लेकिन अगर क्या हो जाए दोस्तों, भाई बीटा माइनस एल्फा बराबर हो जाए अगर 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों किस में हैं, विपरीत
कला में। ठीक है, ये दोनों विपरीत कला में हो जाएंगे, ये दोनों समान कला में हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो जब दो वेव्स समान कला में है, किसमें है, दो वेव्स समान कला में हैं, तो उनका परिणामी विस्थापन कितना हो जाएगा, a प्लस बी। और जब वो विपरीत कला में है तो उनका परिणामी विस्थापन कितना हो जाएगा, a माइनस बी। समझ में आ गई बात। ये चीज़ आपको एक तो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर जो हमने पीछे सीखा कि भाई ये दो इक्वेशन है, इनका तो एक का फेज डिफरेंस है अल्फा, दूसरी का है बीटा, लेकिन जो रिजल्टेंट नई एक वेव उत्पन्न होगी, उस वेव के लिए जो फेज होगा, उस वेव के लिए जो उस नई तरंग के लिए जो कला होगी वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा tan थीटा बराबर a साइन एल्फा प्लस b साइन बीटा अपॉन में a कॉस एल्फा प्लस बी कॉस बीटा। समझ में आ गई बात। तो हम ये कह सकते हैं कि परिणामी तरंग की इक्वेशन क्या होगी, तो परिणामी तरंग की समीकरण क्या हो जाएगी, परिणामी तरंग की समीकरण y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा कहाँ से निकलेगा, ये रहा tan थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, आर कहाँ से निकलेगा तो हम निकाल चुके हैं। जब समान कला में है तो a और b दोनों जोड़ देना, और अगर विपरीत कला में है तो a माइनस बी कर देना। समझ में आ गई बात। और थीटा की वैल्यू निकाल ही लेंगे। तो परिणामी तरंग जो होगी अध्यारोपित के बाद में, उसकी समीकरण कैसे निकालते हैं वो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये इसलिए समझाया है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अध्यारोपण के बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो परिणामी तरंग है उसकी आकृति या जो उसका आयाम है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है। तो भाई ये देख लो, ये जो नई इक्वेशन आई है ये किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो ये किस किस पर डिपेंड करेगी। पहला ये निर्भर करेगी, आप यहाँ लिखेंगे तरंगों की आवृत्ति। सर आवृत्ति पर कैसे, भाई ये देख लो ओमेगा से रिलेटेड है तो ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, फिर तरंगों का आयाम, तो दोनों तरंगों के आयाम पे डिपेंड कर रही है ना, आर तो दोनों तरंग पे ही तो डिपेंड कर रहा है, ए और बी पे ही, तो इसलिए। और थर्ड क्या हो जाएगा, तरंगों के मध्य कलांतर, और चौथा हो जाएगा तरंग संचरण की दिशा क्या है उसके ऊपर। समझ में आई बात। तो इन चारों फैक्टर्स के ऊपर परिणामी तरंग की आकृति तथा आयाम निर्भर करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यहाँ से एक बार बना हुआ है, आपने देखा होगा पिछले पेपर में एक आया था व्यतिकरण वाला क्वेश्चन, वो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे बेस है। परिणामी तरंग की आकृति तथा आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो परिणामी तरंग है उसकी आकृति और उसका आयाम किसके ऊपर निर्भर करता है, तो तरंगों की आवृत्ति क्या है, तरंगों का आयाम क्या है, तरंगों के मध्य कलांतर कितना है, और तरंग संचरण की दिशा क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए
अब हम बात करते हैं आगे कि जो दो तरंगे अगर अध्यारोपित हो रही है तो उन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से कुछ जो है फिनोमिनाज होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। उन परिस्थितियों के बारे में कि वो परिस्थितियाँ जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, चलिए तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि एक तो हो जाता है व्यतिकरण। क्या हो जाता है? व्यतिकरण। समझ में आ गई बात? व्यतिकरण। तो जब दो समान आवृत्ति की तरंगें हैं वो माध्यम में एक ही दिशा में समान जो है स्पीड या चाल से संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण की घटना हो जाती है। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि दो तरंगों के व्यतिकरण के लिए क्या जरूरी है? तो एक तो उनकी दिशा जो है वो समान हो और उनकी आवृत्ति जो है वो समान होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये चीज़ आप लिख लीजिए कि व्यतिकरण कब होता है। तो जब दो समान आवृत्ति की आवृत्ति की तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में समान चाल से संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण की घटना होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट। दूसरी एक घटना हो जाती है विस्पंद। क्या? विस्पंद यानी कि बीट्स। क्या हो जाता है? बीट्स डेवलप हो जाते हैं। बीट्स के बारे में बात करते हैं। तो जिस प्रकार से व्यतिकरण हो रहा है वैसे ही बीट्स होगा जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें अगर एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो विस्पंद की घटना उत्पन्न होती है। तो विस्पंद की घटना कब होती है? जब दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में लगभग समान आवृत्ति की संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है। तो ये चीज आप लिख लीजिए, जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो विस्पंद की घटना उत्पन्न होती है। ठीक है,
विस्पंद कब होता है? जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में संचित हो रही है और अध्यारोपित होती है तो विस्पंद की घटना उत्पन्न होती है। समझ में आ गई बात? और विस्पंद एक तरह से है क्या? तो व्यतिकरण का ही एक भाग है। क्या है? व्यतिकरण का ही हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेशल पार्ट है या एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आ जाता है थर्ड टाइप कि भाई और क्या होता है अध्यारोपण से? तो अप्रगामी तरंगें, अप्रगामी तरंगें। अब ये अप्रगामी तरंगें जो है वो उत्पन्न होती है कब? तो जब दो समान, देखो यहाँ यही क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस घटना में दो समान आयाम और दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगें विपरीत दिशा में अध्यारोपित होती है? तो वो अप्रगामी तरंगों में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा आप। जब दो समान आयाम तथा समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगें विपरीत दिशा में एक सरल रेखा की और संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अप्रगामी तरंगें कब उत्पन्न होगी वो मैंने आपको लिखवा दिया। अब ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ें हैं, वो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक चौथा आपके कॉन्सेप्ट आ जाता है लिसाजू की आकृतियाँ। ये कब डेवलप होती है? लिसाजू की आकृतियाँ। ठीक है, तो लिसाजू की आकृतियाँ जो है वो कब डेवलप होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिसाजू की आकृति दोस्तों एक्चुअली तब डेवलप होती है जब दो तरंगे, क्या दो तरंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के लंब रूप में हो और किसी कण के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है। तो उस कण के ऊपर अगर अध्यारोपित हो रही है, दोनों की दोनों क्या थी? परपेंडिकुलर। तो दोनों परपेंडिकुलर है और अगर किसी कण पर अध्यारोपित हो रही है तो जो कण है उसका विस्थापन जो होगा ना वो कोई सरल रेखा नहीं होगा। उस कण का विस्थापन एक विशेष आकृति में होता है और जो वो विशेष आकृतियां हैं, जो विशिष्ट आकृतियां हैं, उन विशिष्ट आकृतियों को हम लिसाजू की आकृतियां कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिसाजू की आकृतियां अगर दो तरंगों के अध्यारोपण से हमें उत्पन्न करनी है तो उनका कलांतर कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे कि उनका कलांतर सर 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो तरंगें एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होगी? जब दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना हो? 90 डिग्री। तो आपने देखा कि आपको लिसाजू की आकृतियों में भी कैसे फंसाया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस डेवलप होंगे वहाँ, और ये चीज़ आपको कोई गाइड से नहीं बता सकता। ये चीज़ें आपको बेसिक एनसीईआरटी की बुकों में समझ विकसित करनी होगी अपनी, उसके वर्ड को समझना होगा, तब सिलेक्शन होगा। तो आप लिख लीजिए, यदि
दो तरंगे जो एक दूसरे के लंबवत, ये मैंने परपेंडिकुलर का साइन बना दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर हो किसी कण पर अध्यारोपित हो तो कण का विस्थापन उनकी कलाओं के अनुरूप सरल रेखा में न होकर, सरल रेखा में न होकर किसी विशिष्ट, एक स्पेशल आकृति में होगा। इन आकृतियों को लिसाजू की आकृतियाँ कहते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो सर ये लिसाजू क्या होता है? भाई लिसाजू एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने इसके बारे में बताया था, उसने इन आकृतियों को देखा था, इसलिए उसके नाम पर ही हो गया लिसाजू की आकृतियाँ, ठीक है। तो इसी के साथ में दोस्तों जो तरंगे हैं उनके अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो भी कंप्लीट हो गया। आपने सीखा कि परिणामी जो तरंग होगी उसका विस्थापन कितना होगा, यानी उसका आयाम कैसे निकालेंगे, और उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए कि वो समान कला में कहलाए, विपरीत कला में कब कहलाएगी, और जो नई आने वाली वेव है उस नई आने वाली तरंग का कलांतर कितना होगा, फेज कितना होगा, और उस नई आने वाली वेव की आकृति और जो आयाम है वो किस पर डिपेंड करेगा। और इस अध्यारोपण के बाद में जो विभिन्न प्रकार की कुछ आकृतियाँ या विभिन्न प्रभाव हम कह सकते हैं जो उत्पन्न हो रहे थे, जैसे कि इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, बिट्स यानी विस्थापन, और प्रगामी तरंगे यानी स्टैंडिंग वेव्स, और लिसाजू की आकृतियाँ, इनके बारे में भी हमने बात कर ली है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक की बातें आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को जो है इस तरंग यानी कि वेव जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अब हम जो है इसके आगे की बात अगली क्लास के अंदर करेंगे। और अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों बस शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस लेवल की कंटेंट भी आप लोगों को फ्री में दी जा रही है जिसका आप पेड कोर्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचिए और आप फ्री में अगर आपको पढ़ा रहा है तो उस फ्री के कंटेंट की भी कद्र ज़रूर करें। धन्यवाद।